यमन के हूती विद्रोहियों ने मंगलवार 22 सितंबर को इजराइल पर हमला करके सबको चौंका दिया था। इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था जो मल्टीपल वॉरहेड्स के साथ इजराइल पर बरसी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे मिसाइलें अलग अलग हिस्सों में बंटकर हमला कर रही थी। इस दौरान इजराइल के कोने कोने में सायरन की तेज आवाजें सुनाई दे रही थी और नागरिक अनफानन में शेल्टरों में भागते नजर आए। हूतियों के अनुसार इस हमले में 2 लोग मारे गए और 48 लोग घायल हुए। यह हमला उस जवाब में किया गया था जब इजराइल ने यमन के हूती ठिकानों और शस्त्र भंडारों को निशाना बनाया और करीब 70 बमों से हमला किया। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने इजरायली सेना की नींद उड़ा दी है। खबर ये है कि यमन के हूती विद्रोही अब सिर्फ हमले नहीं कर रहे हैं बल्कि छुपकर हथियारों की फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं। लंबी रेंज की मिसाइलें और खतरनाक ड्रोन्स वे तैयार कर चुके हैं। हालिया हमलों ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। इजराइल ने कुछ दिन पहले ऑपरेशन मूविंग पैकेज के तहत सना पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। इसमें 65 से ज्यादा बम गिराए गए और हूती कमांड सेंटर और हथियारों के गोदाम ध्वस्त किए गए। यह हमला हूतियों के ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया था। अब तक की खबरों के मुताबिक हूती वही तरीका अपना रहे हैं जो ईरान अपने सहयोगी गुटों को सिखाता है, यानी कि बाहर से हथियार मंगाने के बजाय खुद मजबूत होकर हथियार बनाना शुरू करो। हूतियों की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, मल्टीपल वॉरहेड्स और ड्रोन्स बनाने भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं। इजरायली खुफिया एजेंसियों को यह भी अंदेशा है कि हूती भी हमास की तरफ बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, जैसा 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुआ था। इस योजना को तूफान अल अक्सा या जेरूसलम फ्लड कहा जा रहा है, जिसमें हूती स्थानीय मिलिशिया को भर्ती कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर घुसपैठ की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जानकार मानते हैं कि हूतियों की ये ताकत न केवल यमन या सऊदी अरब के लिए चुनौती है बल्कि पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। हूतियों की लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें, मल्टीपल वॉरहेड्स और ड्रोन हमले उनकी सैन्य क्षमता का प्रमाण है। इसके पीछे ईरान जैसे बाहरी सहयोगियों का समर्थन भी है, जिससे ये हथियार और ज्यादा सटीक और खतरनाक बन गए हैं। हालांकि इसी बीच इजराइल ने खतरे को देखते हुए यमन पर खुफिया जानकारी जुटाने वाले एक नए टास्क फोर्स बनाए हैं। उनकी कोशिश है कि हूती के हथियार बनाने वाले कारखाने और कमांड सेंटर्स का नक्शा तैयार किया जाए और उन्हें समय रहते खत्म किया जाए। इजराइल का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में हूती हजारों सटीक लंबी दूरी वाली मिसाइलें बना सकते हैं जो न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा खतरा होंगे। कुल मिलाकर हूतियों की रणनीति और उनकी सटीक मिसाइल क्षमताएं दिखाती हैं कि यमन के विद्रोही अब क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। इजराइल की ये चुनौती केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि ये उनके पूरे रक्षा ढांचे की भी परीक्षा है। दुनिया भर में जंग, हिंसा और नरसंहार के असली जिम्मेदार अमेरिका और यूरोपीय देश ही माने जाते हैं, लेकिन यही ताकतवर मुल्क अक्सर मुस्लिम और एशियाई देशों को शांति का पाठ पढ़ाते नजर आते हैं। ईरान की जनता ने 1979 में अमेरिका की देखरेख में काम करने वाली शाह पहलवी को उखाड़ फेंका था। तभी से पश्चिमी देश लगातार ईरान पर दोबारा काबिज होने की साजिशें बुनते रहते हैं। कभी परमाणु हथियारों का इल्जाम तो कभी कड़े आर्थिक प्रतिबंध, यहाँ तक कि एक दौर में ईरान मानवीय संकट की कगार तक पहुंच गया था। और अब एक बार फिर कोशिश हुई है ईरान को दबाने की। उसकी दुखती नस अमेरिका जानता है, जो कि है परमाणु प्रतिबंध, और बदले में वो चाहता है ईरान से सारा यूरेनियम। लेकिन 27 सितंबर शनिवार को ईरान ने एक बड़ा दांव खेला है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में पुराने परमाणु प्रतिबंध दोबारा लागू करने की कोशिशों का करारा जवाब देते हुए ईरान ने फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन में तैनात अपने एम्बेसडर को तुरंत वापस बुला लिया। यह कदम साफ इशारा करता है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। माना जा रहा है कि इस फैसले से पश्चिमी देशों और ईरान के बीच कूटनीतिक टकराव और तेज हो सकते हैं। दरअसल पिछले महीने फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन संयुक्त रूप से E3 के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने UNSC को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि ईरान ने 2015 के परमाणु समझौते के तहत अपने वादे का पालन नहीं किया है।
तीनों देशों ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करने और अमेरिका के साथ सीधी बातचीत नहीं करने के कारण हटाए गए प्रतिबंधों को फिर से लागू करने पर जोर दिया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने यह जानकारी दी है। इस प्रतिबंध के तहत विदेशों में ईरानी संपत्तियां जब्त की जाएंगी, तेहरान के साथ हथियारों के सौदे रोक दिए जाएंगे और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम जारी रहने पर उसे दंडित किया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को घोषणा की कि राजदूत परामर्श के लिए तेहरान लौट रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक स्रोतों के अनुसार यह कदम यूरोपीय देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजे गए पत्र का प्रत्यक्ष परिणाम है। वहीं इस पूरे मामले पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने तेहरान रवाना होने से पहले पत्रकारों की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में स्पष्ट किया कि उन्हें अमेरिका की शर्त मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ने तेहरान से प्रतिबंधों को लेकर एक शर्त रखी है। उन्होंने 3 महीने की मोहलत के बदले हमें अपना सारा समृद्ध यूरेनियम सौंपने की मांग की थी, जिसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अमेरिका पर हमला बोला है। रॉयटर्स ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने पत्रकारों से कहा, अमेरिका चाहता है कि हम अपना सारा समृद्ध यूरेनियम उन्हें सौंप दें और बदले में वे हमें प्रतिबंधों से 3 महीने की छूट दे, या किसी को मंजूर नहीं। यह बयान संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान आया है, जहां ईरान प्रतिबंधों से बचने की कोशिश में जुटा हुआ है। दरअसल अमेरिका में कुछ ईरानी प्रवासियों के साथ राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने बैठक की, जिसमें इजराइल को निशाने पर लेते हुए कहा, इजरायली शासन ने यह मान लिया था कि लोग ईरान पर उसके हमले का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुश्मन यह मानता है कि वह प्रतिबंधों और स्नैपबैक के जरिए ईरान के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है, लेकिन ऐसी समस्याएं राष्ट्र को मजबूत और अधिक दृढ़ बनाती हैं। ईरान का किसी से कोई झगड़ा नहीं, लेकिन वह दबाव और प्रतिबंधों के आगे झुकेगा भी नहीं। पड़ोसियों के साथ बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, 17 पड़ोसी राज्यों के साथ संपर्क स्थापित करना ईरान के लिए प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए पर्याप्त है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भयानक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने हमास के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को आखिरी अंजाम तक ले जाने की बात कह डाली। और भाषण के दौरान उन्होंने अपनी जैकेट पर एक बड़ा QR कोड वाला पिन पहना था, जिसकी चर्चा तेज हो रही है। हालांकि नेतन्याहू ने खुद इस QR कोड के बारे में बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो बताएं, उससे पहले बता दें कि UN में खड़े होकर नेतन्याहू ने दावा किया कि उनके भाषण को पूरे गाजा पट्टी में लाउडस्पीकर और मोबाइल फोनों के जरिए लाइव प्रसारित किया जा रहा है, ताकि बंधक और हमास सदस्य इसे सुन सके। यह कदम इजराइल के रणनीतिक प्रचार युद्ध का हिस्सा था। वहीं संयुक्त राष्ट्र में आलोचकों और प्रदर्शनकारियों से घिरे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया के नेताओं से कहा कि इजराइल को गाजा में हमास के खिलाफ काम खत्म करना ही होगा। उन्होंने गाजा में विनाशकारी युद्ध को समाप्त करने से इनकार करने पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में एक मुखर भाषण दिया। नेतन्याहू ने कहा कि पश्चिमी नेता दबाव में झुक गए होंगे, और मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ कि इजराइल नहीं झुकेगा। वहीं आपको बता दें कि जब वह भाषण देने ही वाले थे, तब कई देशों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में सामूहिक रूप से बाहर चले गए। उन्होंने इसके बाद संबोधन शुरू किया। फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के देशों के हालिया फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए नेतन्याहू ने कहा, आपका यह शर्मनाक फैसला यहूदियों और हर जगह निर्दोष लोगों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा। जैसे ही इजरायली नेता ने बोलना शुरू किया, हॉल में हल्ला शोर सुनाई देने लगा। कुछ लोगों ने तालियां भी बजाईं